आज के इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। एक तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि जब हम लंच करते हैं तो लंच के बाद तो बहुत सुस्ती आ जाती है, टायर्डनेस फील होता है, ब्रेन फॉग रहता है, क्लियरली थिंकिंग नहीं हो पाती है, मतलब कि मन नहीं लगता है काम करने में। तो ऐसा क्यों फील होता है, एक तो इस पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। और जो दूसरा पॉइंट है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो सोडियम, पोटेशियम, वाटर, इन लोगों का आपस में क्या बिहेवियर होता है, वो सब चीज़ें भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं दो इम्पॉर्टेंट वर्ड से। देखिए, वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिकल साइंस को समझने के लिए। तो एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं HHS। आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। तो हाइपर ऑस्मोलर का क्या मतलब हुआ? हाइपर मतलब ज़्यादा, ऑस्मोलर मतलब ऑस्मोलरिटी, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो जब ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है तो हमारे ब्लड की ऑस्मोलरिटी क्या होती है? हमने देखा था कि 275 से लेके 295 के बीच में हमारी ऑस्मोलरिटी होती है ब्लड की, ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन ये तो रेंज है, हमारी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और ये रेंज है 75 to 95। तो हर एक का जो ऑप्टिमल है या बेस्ट है ऑस्मोलरिटी, वो सेम नहीं हो सकता। हो सकता है जो मेरा ऑस्मोलरिटी जो बेस्ट काम करता है वो 275 पे करता है और मेरा 280 भी हो जाए तो मेरे को ट्रबल हो जाता है। किसी का 280 पे काम करता है, उसका 285 हो जाए, 285 हो जाए तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे आपका इसके बीच में कहीं ना कहीं बेस्ट होता है। तो अगर उस सिचुएशन से ऊपर है ऑस्मोलरिटी तो वो आपके लिए हाइपर ऑस्मोलरिटी है। लेकिन ये सब क्लिनिकल है। क्लिनिकल कब होगा? ये जब ये 295 से ऊपर जाएगा। तो ऑस्मोलरिटी हम सब की डिफरेंट हो सकती है जहाँ पे हम बेस्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन हाइपर ऑस्मोलरिटी मतलब 295 से ऊपर की कंडीशन हो गई। ऐसे ही हम देखते हैं कि हाइपर ग्लाइसीमिया, तो हाइपर ज़्यादा, ग्लाइसीमिया, मिया हम वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हम ब्लड की बात करते हैं। तो हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो उसको हम हाइपर ग्लाइसीमिया कहेंगे। तो HHS, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, ये जो सिचुएशन है जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको इस टाइप के जो सिम्टम्स है वो काफ़ी दिखाई देंगे, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन है ऑफिस का, समझ लीजिए कि एक कैफेटेरिया है जहाँ पे हम बैठ के खा रहे हैं और हम सब ने मिल के हाई ग्लूकोज लोड वाला, हाई EGL वैल्यू वाला फूड खाया और पेट भर के खाया, खूब अच्छे से खाया, बहुत सारा। तो बॉडी में वो जाएगा तो वो ग्लूकोज निकलेगा और ग्लूकोज ब्लड में जाएगा। तो इन नॉर्मल कंडीशन क्या होगा कि इंसुलिन आएगा दौड़ा दौड़ा पैनक्रियास से निकल के, ग्लूकोज को पकड़ेगा, सेल के अंदर डाल देगा, सेल उसको यूज़ कर लेगी। लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली सिचुएशन है तो क्या होगा? तो हमने खाना खाया, वो बहुत सारा जो ग्लूकोज था ब्लड में चला गया। इंसुलिन आया, वो भी बहुत सारा इंसुलिन आया, तो उसने ग्लूकोज को पकड़ के सेल के अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन सेल ने दरवाजा बंद कर लिया है। अब इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं डाल पा रहा है, तो क्या होगा? जो ये ग्लूकोज है ये ब्लड में घूमता रहेगा। तो अब ग्लूकोज जब ब्लड में घूमता रहेगा तो वो क्या करेगा? और सपोज कीजिए अब क्या होगा अगर ये सिचुएशन हम ब्रेन को देखें कि ब्रेन के अंदर ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो ब्रेन में ब्लड फ्लो कर रहा है, आसपास में सारी ब्रेन सेल्स दिखाई दे रही हैं और जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलरिटी जो हमारी बॉडी के लिए ऑप्टिमम होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। तो ऑस्मोलरिटी को कम करने का तरीका क्या होगा कि ये आसपास से पानी खींच लेगा। तो आसपास की सेल्स हैं, वहाँ से पानी खींच लेगा तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो आसपास की जो ब्रेन सेल्स थी, वहाँ से जब पानी खींचा तो ब्रेन की सेल्स सिकुड़ गई हमारी, वो डिहाइड्रेट हो गई। और जैसे ही ब्रेन्स की सेल डिहाइड्रेट होती हैं, इनके ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, दबाव पड़ता है, और जैसे ही दबाव पड़ता है हमारा जो सिर है वो गड़बड़ होने लगता है। तो गड़बड़ क्या होने लगेगा
कि ये लंच के बाद जो स्लीपीनेस है, जो टायर्डनेस है, लिथार्जीनेस है, ब्रेन में फॉगीनेस है, कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, फोकस नहीं बन रहा है, ये सारी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन की जो सेल्स हैं वो डिहाइड्रेट हो गई हैं। और जैसे ही ब्रेन की सेल डिहाइड्रेट होंगी ये सारे सिम्टम्स जो है हमें दिखाई देने लगे। और डिहाइड्रेशन से खाली सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा जो ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जो हार्मोन्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, जो ये इस टाइप के जो हार्मोन्स हैं, ये हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स हैं ये भी जो है डिस्टर्ब होने लगते हैं। मान लीजिए ये हार्मोन हमारे ब्रेन में कम होने लगे तो क्या होगा? एंग्जाइटी बढ़ेगी, हमारा डिप्रेशन बढ़ेगा, सोशल डिस्कनेक्शन बढ़ेगा, इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, गुस्सा आने लगेगा जल्दी जल्दी। तो एक तो हम लो फील कर रहे हैं और हमें गुस्सा भी आ रहा है जल्दी जल्दी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हाइपर ऑस्मोलर स्टेट जो हमारे ब्रेन में है उसके कारण। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि आदमी इरिटेटेड हो जाता है, या मुझे अभी मत छड़ो, तो लंच के आसपास वो इरिटेटेड होते हैं, या उनको भूख लग रही होती है उस समय इरिटेटेड होंगे, या खाना खाने के बाद जब उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उस टाइम पे इरिटेटेड होंगे। लेकिन वो ब्लड शुगर इतना नहीं बढ़ा हुआ कि वो डायबिटिक की कैटेगरी में आ जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हो गए हमारे ब्रेन के जो सिम्टम्स हमने देखा, जो टायर्डनेस और लेजीनेस की हम बात करें। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ इसी सिचुएशन में कि जब ग्लूकोज ज़्यादा है, मान लीजिए पूरी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है, ब्लड में ऑस्मोलरिटी बढ़ गई, तो पूरी बॉडी का डिहाइड्रेशन होगा और ब्लड में पानी आ जाएगा। तो ब्लड में जब पानी आ जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा और ग्लूकोज भी बढ़ गया, इंसुलिन भी बढ़ गया, तो हमारा जो ब्लड है उसमें इन्फ्लामेशन बढ़ने लगी। और वो कैसे बढ़ेगी कि जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, तो हम कहते हैं हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन के कारण जो है ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इस टाइप की चीज़ें जनरेट होने लगती हैं, और ये फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करने लगते हैं। जैसे किडनी, ब्लड प्रेशर होगा तो किडनी डैमेज होगा, तो ये फ्री रेडिकल किडनी को डैमेज करते हैं, हल्का सा ब्लड प्रेशर बढ़ा। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जो सिचुएशन थी ये कम समय के लिए रही। अभी हमने खाना खाया, 2-3 घंटा ये सिचुएशन रही और फिर ये प्रॉब्लम चली गई। लेकिन जो इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ ये 2-3 घंटे का, और उसके बाद जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ और अर्ज क्रिएट हुआ और ज़्यादा खाना खाने का, तो फिर क्या करते हैं हम? थोड़ी देर बाद फिर खाते हैं। फिर 2 घंटे में खाना खाया, फिर वो हाइपरग्लाइसीमिया वाला, हाइपर ऑस्मोलर वाला स्टेट आया। फिर 2 घंटे में खाना खाया, फिर वो स्टेट आया। तो हमारी बॉडी में जो ये रोलर कोस्टर चल रहा है, इमोशनल रोलर कोस्टर, और जो हमारा एनर्जी का अप एंड डाउन चल रहा है, जो हमारा ब्लड शुगर का अप एंड डाउन चल रहा है, ब्लड प्रेशर का अप एंड डाउन चल रहा है। लेकिन जो अप एंड डाउन जो चल रहा है, जो टर्बुलेंस चल रही है, ये अभी क्लिनिकल रेंज में है, इसको हम कहेंगे सब क्लिनिकल स्टेट में है। तो जो सब क्लिनिकल स्टेट में है कि मतलब अभी बीमारी के रूप में नहीं है, तो धीरे धीरे बॉडी में डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जब डायबिटीज़ होती है तो इसका मतलब आपकी 40% बीटा सेल ख़त्म हो चुकी हैं, तब वो डायबिटीज़ की सिचुएशन में पहुंचता है। और जब ब्लड प्रेशर में डिटेक्ट होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, तो 15-20% समझ लीजिए किडनी के नेफ्रॉन जो है डैमेज हो चुके हैं। तो एक तो हमने ये देखा कि जो इंसुलिन का रोल है वो ग्लूकोज को पकड़ के सेल के अंदर डालता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंसुलिन का इस कार्डियोलॉजी वाली प्रोसेस में, कि वो पोटेशियम को पकड़ के सेल के अंदर डालता है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी तो पोटेशियम को सेल के अंदर नहीं डाल पाएगा। तो उससे अगर पोटेशियम का डिस्टर्बेंस हुआ, देखिए पोटेशियम और सोडियम की क्या सिचुएशन है कि सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर स्पेस में पोटेशियम 98% वहाँ पे होता है, सिर्फ 2% ब्लड में मिलेगा। ऐसे ही जो सोडियम है वो 95% ब्लड में है, सिर्फ 5% वो इंट्रासेल्युलर स्पेस है वहाँ पे मिलेगा हमें। तो इसका मतलब जब हमारी बॉडी में पोटेशियम का डिस्टर्बेंस होगा तो हमारी जो बिजली जो पैदा होती है सेल के अंदर, जो सोडियम पोटेशियम के मूवमेंट से, वो बिजली डिस्टर्ब हो जाएगी। और वो बिजली डिस्टर्ब हो जाएगी तो इसका जो मतलब जो हमारा हार्ट है, जो पंपिंग है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नर्व की जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा हार्ट में जो नर्व डैमेज है वो भी हो सकता है, नर्व डैमेज किसी और बॉडी के पार्ट में भी हो सकता है, और ये नर्व डैमेज जो वेगस नर्व है, जो पेट वाली, वहाँ पे भी हो सकता है, जिसके कारण फ्यूचर में कॉन्स्टिपेशन पे जब हम डिस्कशन करेंगे
तो ये पोटेशियम का कॉन्स्टिपेशन से क्या कनेक्शन है, ये भी हम आगे कुछ वीडियोस में जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब वहाँ पे डिस्टर्ब करेंगे। तो अगर हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन है तो वो पोटेशियम डिस्टर्ब करता है, और पोटेशियम हमारी बॉडी का सोडियम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल है। अगर हमारी बॉडी में 1 सोडियम है तो 2 पोटेशियम होते हैं। तो जब पोटेशियम गड़बड़ होगा तो गड़बड़ किडनी में भी होगी, हार्ट में भी होगी, और जो बिजली पैदा होती है हमारी सेल्स के अंदर उसमें भी होगी। तो आपने देखा कि जैसे ही हमारी बॉडी में HHS वाली कंडीशन हुई, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक जो स्टेट हुआ, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमारा ऑर्गन डैमेज हो रहा है, और जो इंसुलिन और ग्लूकोज के बढ़ने से इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है और उससे भी ऑर्गन डैमेज हो रहा है। तो ये तो पूरा सिचुएशन हमने देखा कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन गड़बड़ है, डाइट का ग्लूकोज लोड ज़्यादा है, तब प्रॉब्लम हो रही। लेकिन हर आदमी को तो ये प्रॉब्लम नहीं है, हर आदमी को तो डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ। उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस आप चेक करेंगे नॉर्मल आएगा, फास्टिंग पीपी इंसुलिन अगर आप चेक करेंगे तो एकदम रिस्पॉन्स नॉर्मल है, बॉडी वेट देखेंगे वो भी नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल देखेंगे वो भी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मल इंसान है, सारे पैरामीटर ठीक दिख रहे हैं, सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है? तो ऐसी सिचुएशन में सोडियम पोटेशियम ये कैसे बिहेव करते हैं, जो वाटर का डिस्टर्बेंस है ये क्यों हो रखा है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि सोडियम और पोटेशियम और वाटर ये ब्लड प्रेशर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अगर इंसुलिन नॉर्मल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। तो अगले वीडियो में मिलके ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, और यहाँ से आगे हम ये देखेंगे कि जो सोडियम का जो रोल है ब्लड प्रेशर में वो इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों है, और पोटेशियम का जो रोल है वो हमें पता ही नहीं है। तो अगली वीडियो में हम ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।